बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, मादरत मैं चाहता हूँ, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से एक दिन मैं अपना काम नहीं कर सका। लेकिन अभी जो तफसीलात हैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो थोड़ा सा हम जायज़ा ले लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान की जो मईशत है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और उसकी गवाही IMF की एक रिपोर्ट ने दी है। IMF ने जो एक रिपोर्ट छापी है और ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जा रही थी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस रिपोर्ट को छुपाया जा रहा था। द गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक के लिए रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में IMF ने 186 सफ़हात पे बहुत सारी तफसीलात रखी हैं। पाकिस्तान में करप्शन, बैड गवर्नेंस और नाअहली की एक पूरी दास्तान है जो इस रिपोर्ट के अंदर छापी गई है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर से लेकर अब तक का एक मुवाज़ना किया गया है और कायद-ए-आज़म ने जो फरमाया था पाकिस्तान बनने के बाद उसका हवाला भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का करप्शन को बताया गया है। इसमें जो एक जुमला है, करप्शन पाकिस्तान की हुक्मरानी का एक मुस्तकिल और जहरीला पहलू है। यानी जो करप्शन है वो पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानी का तरीक़ाकार है उसके अंदर पैवस्त हो चुका है। करप्शन के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। ये मुस्तकिल भी है और बहुत जहरीला पहलू भी है। पाकिस्तान में कोई बेहतर फैसले नहीं हो रहे, गवर्नेंस बहुत बुरी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है। अगर पाकिस्तान सही तरीके से गवर्नेंस करे तो 5 से लेकर 6.5% तक GDP में पाकिस्तान इजाफा कर सकता है। पाकिस्तान अब तक 24 मरतबा IMF से प्रोग्राम हासिल कर चुका है 1958 से लेकर अब तक, जबकि 25वां प्रोग्राम अभी शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी चीज़ों की निशानदेही की गई है IMF की इस रिपोर्ट की जानिब से, क्योंकि अभी और पैसे लेने IMF से, तो जब आपने और पैसे लेने हैं तो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट तो पब्लिक करें ना। तो पाकिस्तान इस रिपोर्ट को छुपा कर बैठा हुआ था। बहरहाल अब ये रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ी है। अवामी फंड्स का पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई मुकाबले का फुकदान है। यानी बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ बेहतरीन चलती हैं। जो इख्तिदार के अंदर लोग हैं वो बाकी लोगों को आगे आने नहीं देते। एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे कारोबार हैं मिलिट्री के, अब वो कारोबारों का आप मुकाबला कर नहीं सकते। तो ये वो कह रहे हैं कि मुनसिफाना मुकाबले का फुकदार है। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की पाकिस्तान में हौसला शिकनी हो रही है। लोग पाकिस्तान में पैसा लगाने नहीं चाहते। बाहर से कोई पाकिस्तान में क्यों आएगा सरमाया लेकर। जब IMF की ये वाली रिपोर्ट पब्लिक होगी तो पाकिस्तान के अंदर कोई बेवकूफ़ को पागल ही होगा जो आएगा पैसे लेकर कि जनाब मैं इस मुल्क के अंदर इस प्रोजेक्ट में पैसे फंसा दूं जहां पे पहले इतनी सारी खराबियां हैं। फिर गलत मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें निशानदेही की गई है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के माशी और समाजी तरक्की में बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। अब ये वाली रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो कोई नहीं आता पाकिस्तान में पैसा लेकर। सोचने की बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में ऐसी लिखी हैं जिनको हम माशी चीज़ें मानते ही नहीं या मईशत से जुड़ी हुई चीज़ें मानते ही नहीं। मिसाल के तौर पे इसमें बैड गवर्नेंस का मामला, अदलिया का मामला, 26वीं तरमीम का इसके अंदर तस्करा है। क्योंकि 27वीं तरमीम ये रिपोर्ट जब लिखी गई तब तक आई नहीं थी। अब 27वीं तरमीम तो सोने पे सुहागा है, उससे भी ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। तो 26वीं तरमीम का भी इसके अंदर बाकायदा लिखा है और अदलिया बिल्कुल बेअसर हो चुकी है, कोई काम नहीं कर रही। इंसाफ पाकिस्तान में नापायद है। आप दुनिया में जिस भी मुल्क में जब भी पैसे लेकर जाएंगे आप सबसे पहले सोचेंगे कि आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको धोखा दे तो वहाँ का निज़ाम, वहाँ की अदालत आपको फौरी तौर पे किस तरह इंसाफ फराहम करती है, आप ये सोचेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है ही नहीं। और IMF की रिपोर्ट में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे कि शुगर माफिया का बड़ा तफसीली उसके अंदर जिक्र लिखा हुआ है। बताया कि ये कार्टल्स कैसे काम करते हैं। ज़खीरा अंदोज़ी का तस्करा है 5300 अरब। ये वो पैसा है जिसका एक निशानदेही की गई है, जनाब इतने पैसे की वसूलियाँ हुई हैं। इस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है जो सिर्फ उसका एक पहलू है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। कीमतों में मसनूई इजाफा किया जाता है पाकिस्तान में। जाली अकाउंट्स, ये मैंने आपको पता है बहुत हमने इसमें प्रोग्राम किए हैं। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों के ख़ानदान जाली अकाउंट्स के केसेस के अंदर बाकायदा पकड़े गए थे। लेकिन फिर जब इनको इक़्तिदार दे दिया गया जनरल बाजवा की जानिब से तो इन्होंने NRO 2 लेकर अदालतों के अंदर वो केसेस अपने ख़त्म करवाए, बल्कि वो कवानीन ही तब्दील कर दिए जिनके तहत इनके ऊपर ये केसेस चल रहे थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जराइम का भी इसके अंदर जिक्र है और ये बताया जा रहा है कि अवाम बदतरीन मुतासरा फरीक है इस सारी सूरत हाल का, लेकिन शवाहिद होने के बावजूद किसी किस्म का कोई एहतसाब पाकिस्तान में नहीं होता। अदालती निज़ाम पे बड़ी संगीन उंगलियां उठाई गई हैं। इस रिपोर्ट में बड़ी तफसीली रिपोर्ट है,
चंद चीज़ें मैं आपको इसमें और बताता हूँ। तमाम स्टेक होल्डर और हुकूमत की आंखें खोलने के लिए वैसे ही रिपोर्ट काफ़ी है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम तस्लीम नहीं कर रहे। नॉर्मली ये बहुत सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, सारा चट्टा कट्टा IMF ने खोल कर रख दिया। मौजूदा हुकूमत का तो ये एक चार्जशीट है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि ये IMF के साथ एक मुआहदे के अंदर है। और इस रिपोर्ट में जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि अदलिया और अदालती निज़ाम पूरी तरह से पाकिस्तान में बलडोज हो चुके हैं, और करप्शन पूरे समाज और माशरे का एक लाजमी हिस्सा करार दी गई है इस रिपोर्ट के अंदर। यानी इतनी पाकिस्तान में करप्शन है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है, और हर लेवल के ऊपर करप्शन है, और करप्शन को ठीक करने के लिए कोई निज़ाम भी नहीं है। इमरान खान साहब जो करप्शन के खिलाफ बात करते थे, वो वाहिद आदमी था पाकिस्तान की सियासतदानों में जो कहता था कि सख्त एहतसाब होना चाहिए करप्ट लोगों का। उसको उठाकर जेल में डाल दिया, और बाकी सारे वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं उन सबको लाकर हुकूमत में बैठा दिया, और ये किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब मईशत तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिका पाकिस्तान का वाइट सहारा है जो IMF से पैसे वैसे लेकर देता है, कर्जा वर्जा लेके अपना मुल्क चला रहे हैं, और अमेरिका के कहने के ऊपर इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान लेने जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने वोट किया ना अक़वाम मुत्तहिदा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नुकात पे, तो उस फोर्स का मकसद ये है कि इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इसराइल के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा बाकी ना रहे। और इंसानी हकूक़, आइन और अवामी मैंडेट की खुली खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं। चीन से भी हमारी अब दूरी हो गई है, यानी पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं तकरीबन तमाम से हमने अपने मामलात ख़राब कर लिए हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान और भारत बहुत तेज़ी से करीब आ रहे हैं। अभी कोई और अफ़गानी वज़ीर जो हैं वो भारत पहुँचे हुए हैं और तजारत के ऊपर बातचीत हो रही है। और भारत और अफ़गानिस्तान के करीब आने से पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक के साथ पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद है और दूसरे के साथ पाकिस्तान की मगरबी सरहद है। इन दोनों सरहदों के ऊपर ख़तरात पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने हमेशा से अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की है, मगर मौजूदा दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ भी एक अजीब व गरीब पंगे में जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद बयानात तो दिए जिसमें भारत को तकलीफ हुई, लेकिन इस वक्त अमेरिका और भारत एक बड़े तजारती मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। और अगर उन्होंने ये तजारती मुआहदा कर लिया, देखें इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो तजारती मुआहदा है ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, ज़रा इसको समझें आप। भारतीय जो सियासतदान हैं वो अपने मुल्क का फ़ायदा सोचते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक बात के ऊपर वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी चीज़ ऐसे हवा में नहीं करनी। उन्हें पता है कि अमेरिका के साथ जिस भी तजारती मुआहदे में वो जाएंगे उसके दूररस नताइज होंगे, और उसके नतीजे में इंडिया का फ़ायदा या नुकसान होगा। तो वो अपने जितने भी कारोबारी लोग हैं, क्योंकि इंडिया से बेशुमार चीज़ें एक्सपोर्ट होके यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में हर तरफ जाती हैं, तो इंडिया अपने ताजरों का बड़ा नुकसान नहीं करेगा या अपने मुल्क का बड़ा नुकसान नहीं करेगा। वो किसी ऐसी डील की तरफ जाएगा जहां पे इंडिया को नुकसान ना हो और अमेरिका के साथ एक नफ़ा बख्श उनका तजारती मुआहदा हो जाए, और अमेरिका भी यही कोशिश करेगा। अब वो दोनों मुल्क अपने अपने मफाद में ये कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो जब सौदेबाजी करते हैं तो चार लोग बैठ के कहते हैं अमेरिका को जिद्दां ताड़ी मर्जी, यानी चार लोग जाते हैं बंद कमरे में फैसला करते हैं कि ट्रंप को राजी रखना है, जो कहता है मान लो यार, आंखें बंद करके, फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। और पाकिस्तान का जो तजारती हुजूम है अमेरिका के साथ वो बिल्कुल ही पीनट। इंडिया जितनी IT एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट मिला के भी इतनी नहीं है। पाकिस्तान की जो सारी की सारी एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग जो हम पाकिस्तान से बाहर चीज़ें बनाकर भेजते हैं वो लगभग होंगी मेरे ख्याल में 30 से 35 अरब डॉलर के बीच में। इससे ऊपर तो हम कभी गए नहीं। लेकिन इंडिया 200 अरब डॉलर का तो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करता है, 6-7 गुना ज़्यादा, और बाकी उसकी सारी मिला लें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इंडिया का हुजम बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का बहुत छोटा है, और इंडिया और अफगानिस्तान के करीब आने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। और जब इंडिया और अमेरिका का एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो ट्रंप के जो तेवर बदलेंगे वो भी आपको दिखाई देंगे। हालांकि अभी तक नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन के नोबेल इनाम का कोई ऐलान नहीं किया, या वो ये नहीं कहा कि अमन का नोबेल इनाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। इस बारे में अभी तक उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। पाकिस्तान के अंदर भी नाज़रीन एक तरह की खाना जंगी लगी हुई है, और सियासी अदम इस्तेहकाम थमने का नाम नहीं ले रहा। हर तरफ नफरत है, बुग़्ज़ है, इसका राज है। बस ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखी, और बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं, चलो 4 पैसे कमा लें, उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर रोका जा रहा है। वो वीज़ा लेकर जाते हैं, टिकट लेकर जाते हैं। पूरी दुनिया में आपको ट्रैवल करने की इजाज़त होती है,
लेकिन यहाँ एयरपोर्टों के ऊपर रोका जा रहा है कि जनाब हमने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना इन लोगों को, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है। लिहाजा अब हुकूमत ये सोच रही है कि बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे वो मुल्क आ गया है जिसके शहरी अपना मुल्क छोड़कर बाहर भाग रहे हैं, लिहाजा किसी तरह शहरियों को रोका जाए। तो अब रोकने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो फोर्स इकट्ठी कर दी गई है कि जो भी जा रहा है बस रोकी जाओ बंदे। हर जहाज़ में से कई बंदे उतार लिए जाते हैं और लोगों को बैरून मुल्क काम करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। हुकूमत का इसमें यह मौक़िफ़ है कि ये लोग जो जा रहे हैं ये 2 नंबर तरीक़ों से जा रहे हैं। ये पाकिस्तान से सिर्फ निकलना चाहते हैं, ये बाहर जाके सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। इनके पास जायज़ तरीका नहीं है बाहर जाने के लिए। यानी कोई अगर ड्राइवर की नौकरी के लिए जा रहा है तो उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है, कोई अगर किसी और नौकरी के लिए जा रहा है तो उसके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो पाकिस्तानी तो हमेशा से ऐसे ही निकलते हैं पाकिस्तान से बाहर, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। पाकिस्तानी तो ऐसे ही जाते रहे, मुल्कों के अंदर जाके मजदूरी करते रहे, मेहनत करते रहे और पैसा पाकिस्तान में भेजते रहे। और ये जो थोड़ा बहुत रेमिटेंसेस में पैसा आता है ये इसी वजह से आता है कि पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़ायद की तादाद में बैरून मुल्क मुकीम है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों वाला मामला वो मैं आपको बाद में रिपोर्ट करता हूँ, पहले आप ज़रा ये देख लेंगे। सुहेल अफरीदी साहब मिलने गए थे इमरान खान साहब को, ये 7वीं मरतबा सुहेल अफरीदी पहुँचे हैं इमरान खान साहब को मिलने के लिए अडियाला जेल में। 7वीं मरतबा अडियाला जेल में, यानी एक वज़ीर आला है वो अपने लीडर को मिलना चाहता है जिसके नाम पे वोट लिया हुआ है। 7वीं मरतबा गया जेल में मिलने के लिए। नवाज शरीफ जब जेल में था ना तो उस वक्त कोई भी जाता था मुलाकात हो जाती थी। एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम या दूसरी बेटी या कोई और बच्चा वो जेल गया हो और नवाज शरीफ से मिले बगैर वापस आ गया हो। एक दफ़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि एक दफ़ा भी होता तो खबर आ जाती ना, रोला पड़ जाता, शोर मच जाता। जितने लोग भी नवाज शरीफ को मिलने के लिए यहाँ पे जेल में जाते थे, वहाँ पे अडियाला तो नहीं थे, मियाँ साहब बाद में कोट लखपत जेल में थे, तो जितने लोग भी मिलने जाते थे वो सारे लोग मिलकर आते थे। कभी भी ऐसा कोई शिकवा शिकायत या रोला नहीं पड़ा। हाँ, सिर्फ इमरान खान ने एक दफ़ा स्टेटमेंट दिया था मैं इसका AC उतार लूँगा नवाज शरीफ का, लेकिन AC उतारा नहीं था क्योंकि शहबाज शरीफ ने उसके बाद एक बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी थी कि AC ना उतारा जाए। तो नवाज शरीफ साहब जब तक रहे जेल में तब तक उनका AC लगा हुआ था। लेकिन मैं हैरान हूँ एहसन इकबाल साहब इस उम्र में क्यों आप झूठ बोल देते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी नवाज शरीफ साहब को मैं जेल मिलने गया तो वो पसीने में शराबोर थे। तो देखिए, एक तो उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी एहसन इकबाल साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई, और दूसरा नवाज शरीफ साहब का तो AC लगा हुआ था। आज तो किसी को मुलाकात भी नहीं करने देते इमरान खान साहब से। उनका अपना वज़ीर आला मिलना चाहता है उसको नहीं मिलने देते, और जो नहीं मिलने देते वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत का एक गठजोड़ है जो इमरान खान साहब की मुलाकातों को रोकते हैं। तो 7वीं मरतबा सुहेल अफरीदी गया, उसको नहीं मिलने दिया। सुहेल अफरीदी ने वहाँ पुलिस के साथ कोई बहस भी की और ने कहा जनाब कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, मेरे पास अदालती ऑर्डर है, मैं 7 मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे मेरे लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। और उसकी बहनों को भी यहाँ पे तशद्दुद किया गया, मेरे सूबाई वज़रा को यहाँ तशद्दुद किया गया और MNAs को भी यहाँ पे तशद्दुद किया गया। अब नाज़रीन, मैं जब ये परसों मैंने वीलॉग किया था जब इमरान खान की बहनों के ऊपर टॉर्चर किया गया था, तो मुझे लगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ेगा, बड़ा शोर मचेगा, लोग बड़ा बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बहुत शोर मचाएगी। लेकिन एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मैंने कुछ देखा नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा रोला डाला, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को मार पड़ने पर, उनके साथ खींचातानी करने पर, उन्हें सड़क पे बालों से पकड़ के घसीटने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर रद्दअमल अच्छा रहा, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा रद्दअमल नहीं आया। सिर्फ लाहौर में मैंने यूथ विंग के नौजवानों की एक रैली देखी है आज के दिनों में जो उन्होंने निकाली और निकाल के उन्होंने एहतजाज किया, और उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों की तस्वीरें और इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई थी, वो वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर रिएक्ट कर सकती थी, यानी आप एक लम्हे के लिए सोचें ना कि अगर ऐसा एक धक्का पड़ जाता आसिफ जरदारी की बेटी को, बिलावल की बहन को, या मरियम नवाज का दरवाज़ा टूटने पे जिस किस्म का रोला पड़ गया था, क्या उसका 5% भी हुआ इमरान खान साहब की बहनों को सड़कों पे घसीटने पर? अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि PTI की क़यादत को भी वहाँ पे होना चाहिए था। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जुल्म ही होता है। आप मजलूमों की तादाद जितनी मर्जी बढ़ा दें, वो जुल्म ही रहता है। जिन्होंने मार कुटाई करनी है, जिन्होंने हुक्म देना, उन्होंने वही रहना है। मेरे ख्याल में मजम्मत इस बात की होनी चाहिए कि भाई बहनें अपने भाई को मिलने गई हैं, ये उनका बुनियादी हक भी है और कानूनी हक भी है।
अदालती अहकाम भी मौजूद हैं, इसके बावजूद आप उनको नहीं मिलवा रहे। यहाँ पे मजम्मत होनी चाहिए कि आपने मुलाकात कैसे रोकी, क्यों रोकी। आपने 17 दिन हो गए इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में क्यों डाला हुआ है? वजह तो सब जानते हैं कि जब तक आसिम मुनीर साहब का सारा मामला जो है वो लेंडर नहीं हो जाता, मजबूत नहीं हो जाता, एक्सटेंशन वाला और इस्तिस्ना वाला, तब तक ये प्रॉब्लम तो रहेगा। और ये अलीमा खानम साहिबा ने कह भी दिया कि जब तक पूरी तरह से आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में चीज़ें नहीं आती तब तक आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब बहुत सारे लोग मिसालें दे रहे हैं कि माजी में भी औरतों के साथ ये होता रहा तो अब भी हो रहा है। सवाल ये है कि औरतों के साथ माजी में ये कौन करता रहा? लेकिन ना, एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर ये जुल्म किसके खिलाफ किया? बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के साथ किया। इसी तरह जो मरियम नवाज के साथ वाहिद वाक़या हुआ जहां मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया, तो वो 2 सेक्टर कमांडर उसके अंदर इन्वॉल्व थे और एजेंसियां उसके अंदर इन्वॉल्व थी, कोई सियासी हुकूमत नहीं थी। क्योंकि अगर हुकूमत को आपने उसमें दबाना है तो वहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध के अंदर, जहाँ मरियम का दरवाज़ा टूटा था। लिहाजा वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने ही ये काम किया, आज भी एस्टेब्लिशमेंट ही ये काम कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कैसे एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार बन सकती है, जबकि माजी में उनके बगौर खुद उनकी औरतों के साथ भी जुल्म होता रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो औरत कार्ड है वो ख़त्म ही कर देना चाहिए। अब इमरान खान की बहनों का सियासत से ताल्लुक़ कोई नहीं है। चले मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, ये तो सियासत करती हैं ना। बेनज़ीर भुट्टो भी एक सियासी खातून थी, इलेक्शन लड़ती थी, या जो बाकी खवातीन इलेक्शन लड़ती हैं उनको आप अलग कर दें। लेकिन जो गैर सियासी खवातीन हैं उनके साथ तो कम से कम ज़्यादती ना करें। कभी इमरान खान की बहन ने, किसी ने कहा हो कि मैंने इलेक्शन लड़ना है या मैं सियासत पे बात करना चाहती हूँ, वो सिर्फ अपने भाई को मिलने जाती हैं, अपने भाई का केस लड़ती हैं और वो ये कहती हैं कि जब भी कभी हमारा भाई बाहर आएगा हमारा सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। और हम जब जेल में मिलने जाती हैं तो जो बात इमरान खान साहब हमें कहते हैं बाहर जाके बताने को, हम सिर्फ उनका पैगाम बाहर लेकर आते हैं। नाज़रीन, हमारे जर्नलिस्ट हैं हरमीत सिंह साहब, उन पर भी तशद्दुद हुआ। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई तकलीफ-दह बात। और उससे ज़्यादा तकलीफ-दह बात यह है कि एक दिन पहले हम सब और बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमें, हर तरफ रोला पड़ा हुआ था। शाहज़ेब खानज़ादा साहब से एक सवाल किया था एक साहब ने उनकी अहलिया की मौजूदगी में, तो उसको हरासमेंट भी करार दिया गया, बड़ा रोला शोला भी डला। मैंने भी कहा कि मुझे देखने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन मामला पता क्या है कि फिर हरमीत सिंह के मामले पर भी बोलो ना, इधर भी आओ ना, इधर भी आप आगे वो करें। यानी मिडिल क्लास आदमी का कोई पाकिस्तान में एहसास नहीं है? क्या आपका एलीट क्लास में होना ज़रूरी है कि आपके इंसानी हकूक़ पूरे होंगे? यानी अगर शाहज़ेब खानज़ादा के खिलाफ कोई कैमरा निकाल के एक सवाल पूछ ले तो उसको आप कहें जी बहुत काबिल मुज़म्मत है, फिर आप ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हरमीत सिंह को पुलिस वाले टॉर्चर करें, तशद्दुद का निशाना बनाएं और वो आदमी वहाँ पर अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा हो और उसके ऊपर सारी सहाफ़ती तंजीमें भी खामोश हों, सारे बड़े बड़े दानिशवर भी खामोश हों और कोई उसके ऊपर बात करने को तैयार ना हो, तो ये दोहरा म्यार है। ये म्यार ये बताता है कि एलीट क्लास के लिए पाकिस्तान कुछ और है और मिडिल क्लास के लिए पाकिस्तान कुछ और है। और यही चीज़ें देख देख कर पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है वो रिएक्शन देती है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है उसका गुस्सा ये चीज़ें देख देख कर बढ़ता है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, अब ताहिर अशरफी साहब भी लॉन्च हुए, वो आए और बार बार लॉन्च होते हैं। ताहिर अशरफी साहब की ये खूबी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब रहते हैं, जो भी हुकूमत आती है उस हुकूमत का हिस्सा रहते हैं और जब कोई हुकूमत चली जाती है उसके खिलाफ जब एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है तो वो उस हुकूमत के खिलाफ भी बात करते रहते हैं, लेकिन हमेशा अपने लिए इतनी गुंजाइश रखते हैं कि जैसे ही वो हुकूमत दोबारा आ जाएगी तो मैं इसके साथ भी जाकर बैठ जाऊंगा। मुझे अच्छी तरह याद है ताहिर अशरफी साहब बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, बहुत परेशान थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने वाली थी। हर एक को फ़ोन करते फिरते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये ओहदेदार थे। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई तो फिर इन्होंने दूसरी तरफ अपने मामलात बना लिए। वैसे भी इनके जो अरब हुक्मरान हैं उनके साथ अच्छे मामलात हैं, उनके साथ जाकर मिलते हैं और उनके साथ ताल्लुकात इन्होंने कुछ बनाए हुए हैं जिस बिना पर पाकिस्तान में भी इनको पजीराई मिल जाती है। अब ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो, लेकिन वो ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या पाकिस्तान का सोशल मीडिया फ़ौज का दुश्मन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ताहिर अशरफी साहब अगर ये लोग फ़ौज के दुश्मन होते ना तो जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो सारे के सारे पाकिस्तानी फ़ौज के साथ ना खड़े होते। ये फ़ौज के दुश्मन नहीं है, ये जर्नैलों की गलत पॉलिसियों के नाक़िद हैं। ये तनकीद कर रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों की। अगर ये पॉलिसियाँ ठीक हो जाए तो फ़ौज से किसी को क्या दुश्मनी है? कोई नहीं है। यानी मुमकिन नहीं है ना। फिर इमरान खान तो कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है। इमरान खान तो साफ बात करते हैं मेरा मुल्क है, मेरी फ़ौज है। वो तो दोनों चीज़ों को ओन करते हैं। ये ना एक बारीक वारदात है जो बार बार डाली जाती है। जब भी किसी जर्नैल की सियासत के ऊपर तनकीद की जाए
तो इस किस्म के लोग सामने आकर ये कहना शुरू हुए थे नहीं नहीं ये फ़ौज के ऊपर तनकीद हो रही है। नहीं, फ़ौज तो बेचारी ना 3 में ना 13 में, वो बेचारे अपनी ड्यूटी करें। ये तो वो वेले लोग हैं जो बंद कमरों में बैठ के मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अपने ज़ाती मफाद के अंदर कर देते हैं। अब अगर जवाब देना है या कोई बात करनी है तो ताहिर अशरफी साहब को बात करनी चाहिए इस बारे में कि इस्तिस्ना जायज़ है या नाजायज़ है, इस्तिस्ना शरई है या गैर शरई है, इस्तिस्ना आइनी है या गैर आइनी है। क्योंकि बड़े बड़े उलमा इकराम ताहिर अशरफी समेत इस मामले पे भाग गए। बड़े बड़े आलिम दीन ये कह चुके हैं, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों, तारक मसूद साहब हों और जवार बहादुर साहब हों, गामदी साहब हों या दीगर और बहुत सारे उलमा इकराम हैं, मैं नाम लेना भूल जाऊँगा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों या बहुत सारे और उलमा इकराम, वो ये कैटेगोरिकली साफ साफ कह चुके हैं कि ये गैर शरई और गैर इस्लामिया इस्तिस्ना, ये एक शिर्क के मुतरादिफ भी करार दिया बाज़ लोगों ने। तो ताहिर अशरफी साहब इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। आपको इस पे बात करनी चाहिए कि आईने पाकिस्तान में इस किस्म की गैर इस्लामी और गैर शरई शिर्क को शामिल करने का क्या जवाज़ है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करारदाद मकासद क्या कहती है। देखें, ये आईने पाकिस्तान का हिस्सा है करारदाद मकासद, ये बेसिक है और सेट पैटर्न है कि जब भी कोई चीज़ इस्लामी उसूलों के खिलाफ आइन का हिस्सा बनाई जाएगी तो वो आइन नहीं बन सकती, वो आइन का हिस्सा हो ही नहीं सकती। इस्लामी उसूलों के खिलाफ कोई भी चीज़ आइन का हिस्सा नहीं हो सकती। यानी जो इस्तिस्ना है, ताहयात इस्तिस्ना, ये गैर इस्लामी और गैर शरई है, ये आइन का हिस्सा नहीं हो सकता। नाज़रीन, लाहौर में वकला ने एक बड़ा तगड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ और ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वकला मोमेंटम पकड़ रहे हैं। अब ये वकला अगर मोमेंटम पकड़ लेते हैं और एक तहरीक खड़ी कर लेते हैं तो फिर हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल सामने आ जाएगी। देखें, अपोजिशन तो पहले ही बहुत तुली हुई है, अवाम परेशान है, हर तरफ से लोग निकलना चाहते हैं लेकिन जुल्म और फस्तायत की वजह से लोग असम्बल नहीं हो पा रहे। और अगर वकला की तहरीक शुरू हो गई तो फिर लोगों को मौका मिल जाएगा बाहर आने का। तो हुकूमत एक चीज़ जो है उसको बांधती है, दूसरा कट्टा खुल जाता है। हुकूमत एक जगह से मामला कंट्रोल करती है, दूसरी जगह से मामला शुरू हो जाता है। एक बंद को बंद करती है, एक और बंद खुल जाता है। तो ये हुकूमत के ऐसा लगता है कि अगर 5 साल इन्होंने पूरे किए भी ना तो वो इसी वर्जिश में, इसी एक्सरसाइज में इनके 5 साल पूरे हो जाएंगे। ये अवाम को या अपने आप को कोई रिलीफ नहीं दे पाएंगे, ये इसी तकलीफ और कर्ब के अंदर ही रहेंगे क्योंकि इन्होंने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर ये जाली हुकूमत बनाई हुई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।